नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के एक और महत्वपूर्ण सेशन में। आज हम लोग मई माह के मंथली करंट अफेयर्स को पूरा करेंगे। मंथली करंट अफेयर्स की यह श्रृंखला इसलिए चलाई जा रही है ताकि आप लोग परीक्षाओं में सभी प्रश्नों को हल कर सकें। करंट अफेयर्स के जो प्रमुख सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज से सारगर्भित मैटर निकाल के आप लोगों के लिए लाया जाता है। बहुत ज्यादा मैटर इसलिए नहीं होता क्योंकि सब परीक्षा में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट कोई विषय नहीं है। जितना आपकी परीक्षाओं के काम का है उतना ही कॉम्पैक्ट मैटर आपको दिया जाता है, जिससे आप पे बर्डन ना हो और करंट अफेयर के सभी पक्ष परीक्षाओं में कवर हो जाए, और निश्चित रूप से अभी तक कवर होते हुए आए हैं। तो एक प्रयास है कि परीक्षा में ना तो आपसे क्वेश्चन छूटे करंट अफेयर्स का और ना ही आपसे क्वेश्चन गलत हो। इसी यात्रा में हम लोग मई तक पहुंच गए हैं। आगे के भी एपिसोड जल्द ही मैं आप लोगों को दे दूंगा। जनवरी से लेकर अप्रैल तक के एपिसोड भी इसी रवि तिवारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं। आगे का करंट अफेयर्स भी सभी परीक्षाओं के लिए यहीं से आपको मिलेगा। तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आप बेहतर कंटेंट पा सकें करंट के, रीजनिंग के और यूपी स्पेशल के। तो आइए आज हम लोग मई माह के करंट अफेयर्स की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। मई माह के करंट अफेयर्स को हम लोगों ने 5 भागों में विभाजित करके पढ़ना है। 5 भागों में बिंदुवार तरीके से हम लोग आराम से पेपर की जरूरत को पूरा कर लेंगे। इन्हीं भागों से आपके प्रश्न भी आते हैं: राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण, आर्थिकी और प्रमुख दिवस। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य में शुरुआत करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा जो राजस्थान राज्य से जुड़ा हुआ है, इसका जो प्रश्न पूछा जाएगा वो राज्य के हिसाब से भी पूछा जा सकता है और स्थान के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। राजस्थान घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छी जगह है। यह प्रश्न उदयपुर से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं उदयपुर के बारे में 2 बातें कर लूं जो पढ़ाई लिखाई से इधर उधर है। उदयपुर स्थान मुझे व्यक्तिगत बहुत पसंद है। लेक सिटी ऑफ इंडिया उसको कहा जाता है, झीलों का शहर, खूबसूरत झीलों का शहर, और पुरातत्व स्मारक के रूप में वहां पर बहुत सारे किले हैं। किलों से जब आप झीलों को देखते हैं तो बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। ईश्वर करे आपकी नौकरी लगे और आप एक बार राजस्थान जरूर घूमने जाइएगा और मुझे अपने अनुभव साझा करिएगा। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। राजस्थान का पहला पक्षी उद्यान स्थापित हुए जाने की घोषणा की है। तो जब भी कोई चीज पहली होती है तो आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहला तो प्रश्न तो यहीं से बन सकता है कि किस राज्य में राज्य का पहला पक्षी उद्यान स्थापित किया जा रहा है। तो आपका उत्तर होगा राजस्थान राज्य में। कहां किया जा रहा है? उदयपुर के निकट गुलाब बाग में। तो उदयपुर भी याद रखना है। उदयपुर के निकट वही जगह जहां पे स्थापित किया जा रहा है, उस जगह का नाम कहां पे? गुलाब बाग। नीचे यहां पे लिखा है गुलाब बाग में। 2 विषय महत्वपूर्ण है। पैंथर्स के संरक्षण के लिए पैंथर रेस्क्यू सेंटर की भी घोषणा की गई है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा। ठीक है, तो तीनों पॉइंट मैंने बिंदुवार तरीके से यहां पर स्पष्ट किए हैं: स्थान, विषय और विशेष। और इन तीनों को ही आपको याद रखना है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है। आइए दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है भारत का पहला अमृत सरोवर। यह वीडियो मैं सितंबर में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैं अगस्त की बात को आराम से कह सकता हूं। मई का करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। पूरे देश ने इस बार आजादी के अमृत महोत्सव को मनाया। वास्तव में हमें स्वतंत्रता तो बहुत पहले मिल गई थी, लेकिन इस बार जो स्वतंत्रता का जश्न मनाया गया वो बहुत ही शानदार था। यह स्वतंत्रता का जश्न जो है वो 75 सप्ताह पहले शुरू हुआ था साबरमती नामक स्थान से। ठीक है, इसका मतलब है गुजरात से शुरू हुआ था यह जश्न, साबरमती से इसकी शुरुआत हुई थी स्वतंत्रता दिवस के ठीक 75 सप्ताह पहले। इसके बाद संपूर्ण देश में आपने कई ऐसी गतिविधियों को देखा, क्रियाकलापों को देखा जो @75 की थीम पर थी। जितने भी सरकारी कागजात थे, जितने भी गजट थे, उन गजट पर भी एक चिन्ह बना था जहां पे आजादी का अमृत महोत्सव और @75 लिखा था। हम सभी लोगों ने स्वतंत्रता के 75 वर्षों को पूर्ण किया और 76वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया। इसी क्रम में जल संरक्षण की दिशा में प्रयास करते हुए और जल संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जल निकायों की घोषणा की गई कि प्रत्येक जिले में 75 जल निकाय बनाए जाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल निकाय बना। इस जल निकाय को नाम दिया गया अमृत सरोवर। क्या नाम दिया गया? अमृत सरोवर। तो 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे प्रत्येक जिले में। ठीक है, तो पहला अमृत सरोवर जो भारत का था वो कहां पे बना? यह रामपुर के पटवई ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश में बना।
ठीक है। तो जल संरक्षण के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा काम है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पोखरों की स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। न केवल पोखरों की स्थिति अच्छी होगी बल्कि ग्रामीण लोगों का जो जल संरक्षण की दिशा में जो प्रयास है वो भी बलवती होगा और आने वाली पीढ़ियों को इससे बहुत लाभ होगा। दूसरी बात, झंडा फहराने के लिए स्थान नहीं होता था। अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता था वो झंडा कहां पे फहराया जाता था, प्राथमिक स्कूलों में या प्राइमरी स्कूलों में। लेकिन अब झंडा के लिए, फ्लैग के लिए अलग से अमृत सरोवर के बीच में एक स्थान बनाया गया है। जैसे झंडा फहराने का स्थान होता है जहां पर 3 कुंडल होते हैं और 3 कुंडल में फिर झंडा हम लोग लगाते हैं। तो प्रत्येक गांव में जहां पे भी अमृत सरोवर बन रहा है वहां पे अमृत सरोवर का जो नाम है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर रखा जा रहा है या तो शहीदों के नाम पर रखा जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के लिए वहां पर स्पेसिफिक एक जगह बनाई गई है। अभी जब मन की बात कार्यक्रम हुआ तो मन की बात कार्यक्रम में जो अमृत सरोवर थे, अमृत सरोवर के फायदे दिखाते हुए, है ना, प्रधानमंत्री जी ने संबोधित भी किया और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के निवाड़ी में बने हुए अमृत सरोवर की बात भी की। तो निश्चित रूप से जल संरक्षण की दिशा में अतुलनीय प्रयास है। यह प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, तो आप जरूर याद रखिएगा कि सबसे पहला कहां बना, जिला रामपुर के पटवई ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश में। और इसका उद्देश्य भी क्या था, निश्चित था। लक्ष्य क्या था कि प्रत्येक जिले में 75 तालाबों को हमको बनाना है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। पहले खेलों के बारे में हम लोग देखें तो पहले खेलों के बारे में एक रूढ़ी उक्ति थी कि जो सवाल होते थे वो क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से या टेनिस से ही पूछे जाते थे। लेकिन वर्तमान परीक्षाओं में सवाल प्रत्येक जगह से पूछे जाते हैं। हम ऐसे ही भारत के एक युवा स्पोर्ट्समैन की बात कर रहे हैं जो भारोत्तोलन से जुड़ी हुई है, 45 किलोग्राम वर्ग से जुड़ी हुई है और वो स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय बनी है। तो गर्व की बात है। तो इनका नाम है हर्षिता शरद गरुड़। हाँ, ग्रीस में जो आयोजन हुआ अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ द्वारा, किसका, जूनियर विश्व चैंपियनशिप का, उसमें 45 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और यह जीतने वाली ये भारत की पहली महिला भारतीय बन गई है। तो इसका आयोजन हुआ ग्रीस में, ये भी आपको याद रखना है। इनका भार वर्ग है 45 किलोग्राम, भारोत्तोलन से जुड़ी हुई है और इनका पूरा नाम है हर्षिता शरद गरुड़। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला हमारा जो टॉपिक है वह है कुरील द्वीप विवाद। कुरील द्वीप विवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित टॉपिक है और इस समय सभी प्रमुख अखबारों में इसने जगह बनाई है। कुरील द्वीप विवाद बेसिकली किन 2 देशों के बीच में है, पहले तो ये क्लियर करते हैं। तो यह विवाद है जापान और रूस के बीच में। जापान और रूस के बीच में वर्तमान समय में विवाद क्यों आया, क्योंकि जापान के विदेश मंत्रालय द्वारा वार्षिक एक पत्रिका प्रकाशित होती है जिसका नाम है डिप्लोमेटिक ब्लू बुक। और इस डिप्लोमेटिक ब्लू बुक में जो 1957 से प्रकाशित होती है, कुरील द्वीप को जापान ने अपना क्षेत्र बताया है। इसकी कहानी भी थोड़ी सी समझ लीजिए। यह पत्रिका अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की वार्षिक पत्रिका है जिसका 1957 से प्रतिवर्ष प्रकाशित होता है। कुरील द्वीप जो है वो 4 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है जिनके नाम है एटोरोफी द्वीप, कुनासिरी द्वीप, सिकोटन द्वीप और हबोमाई द्वीप। यह जो आप रिंग देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करके इसके बारे में शायद आपको कुछ बेहतर समझा पाऊं। यह जो आप रिंग देख रहे हैं यहाँ पर, इस रिंग में आपको 4 छोटे छोटे बिंदु दिख रहे हैं। यहाँ पर आप गौर से देखिए, ये छोटे छोटे 4 बिंदु, ये कुरील द्वीप है। ठीक है, इस तरफ इसके प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, और इस तरफ इसके ओखोटस्क सागर है। आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा। यह जो हिस्सा है ये जापान का उत्तरी प्रांत है जिसको हम कहते हैं होक्काइडो। ये होक्काइडो प्रांत से लगा हुआ हिस्सा है और यह रसिया की सीमा आप ऊपर से यहां पर देख ही रहे हैं। समस्या क्या थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुरील द्वीप जो था, कुरील द्वीप पर सोवियत संघ ने अपना कब्जा कर लिया था, सोवियत संघ के अधिकार क्षेत्र में था। और 1949 में सोवियत संघ ने यहां से जितने भी जापानी व्यक्ति थे, जापानी लोग थे, उनको यहां से निष्कासित करके हटा दिया था और पूरी तरह रूस के कब्जे में आ गया था। लेकिन इस समय जापान ने कहा है कि हमारा क्षेत्र था और ये हमारे अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। तो इस कुरील द्वीप पर यही विवाद है इस समय जो गहराया है रूस और जापान के बीच में, जो कि दोनों की सीमाएं भी लगती हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह विवाद जापान और रूस के बीच में है, 2 देशों के बीच। कहां पर स्थित है, तो ओखोटस्क सागर और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। होक्काइडो प्रांत, जापान का होक्काइडो प्रांत जो उत्तरी प्रांत है, वहां से इसको ये कनेक्ट है और जिन 4 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है उन 4 द्वीपों के नाम भी आपको यहां पर याद रखने हैं।
पत्रिका का नाम जरूर याद रखिएगा, कूटनीतिक पत्रिका है डिप्लोमेटिक ब्लू बुक। तो डिप्लोमेटिक ब्लू बुक में ही ये विवरण यहाँ पर स्थापित हुए हैं। कई बार किताबों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं जो विदेशी होते हैं, तो यहाँ पे आप कुरिल द्वीप को याद रखिए। अगले टॉपिक की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। वही चीज लिखा है जो मैंने आपको बताया है। हॉकेडो द्वीप के बारे में लिखा है, ओखोटस्क सागर के बारे में, प्रशांत महासागर के बारे में, सारा चीज मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। चलिए आइए अगले टॉपिक पर चलते हैं। लद्दाख में जन्म के समय सर्वाधिक लिंगानुपात। केंद्र सरकार द्वारा नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 3 मई 2022 को जारी की गई, जहां पर ऐसे राज्यों के नाम बताए गए जहां पर जन्म के समय सर्वाधिक लिंगानुपात है और न्यूनतम लिंगानुपात है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो बेसिकली कौन सा है? लद्दाख है, 1104। फिर अरुणाचल प्रदेश है 1000 जो है 11, और फिर अंडमान और निकोबार है 984। न्यूनतम की बात किया जाए तो न्यूनतम है मणिपुर में, है ना। अगर हम न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम मणिपुर में है जो कितना है 880। फिर है दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीप में जो 898 है, और फिर गुजरात में जो कि 909 है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूनतम है। इस हिसाब से आप देख लीजिए, यहाँ पे हरियाणा ने काफी सुधार करके 916 अपने आप को किया है। तो यह रिपोर्ट है 3 मई 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जारी है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अभी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई है नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट या केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाती है, इसमें सबसे अच्छा राज्य केंद्र शासित प्रदेश। जब हम एक बात कर रहे हैं, राज्यों की बात कर रहे हैं, तो सर्वाधिक कौन सा है बताइए? लद्दाख है, और सबसे कम कौन सा है? मणिपुर है। बाकी भी सीक्वेंस में नाम दिए गए जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगला हमारा टॉपिक है भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत। तो देखो, जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का पल्ली गांव, यहां पर समस्त जो आवश्यकताएं होती हैं ऊर्जा की वो सौर ऊर्जा से पूर्ण होती हैं। समस्त आवश्यकताएं सौर ऊर्जा से पूर्ण होती हैं, और यह भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। इसकी एक और विशेषता है, यहां के जितने भी रिकॉर्ड हैं वो डिजिटल हैं। सभी रिकॉर्ड यहां के डिजिटल हो चुके हैं। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 500 जो आपका है 500 किलोवाट का सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया था, जिससे सभी ग्रामीणों की सहायता से 3 सप्ताह के रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है, जो अपने आप में भी रिकॉर्ड है। मतलब जागरूक लोग हैं यहाँ के, और अपने आप में रिकॉर्ड है कि ये 500 किलोवाट का सोलर प्लांट 3 सप्ताह में ग्रामीणों की सहायता से पूर्ण हो गया। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्बन न्यूट्रल के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। तो ये कहां पे है? जम्मू कश्मीर, सांबा जिले का पल्ली पंचायत है ना, पल्ली पंचायत। अगला टॉपिक है हमारा मां तुझे प्रणाम योजना। बालक तथा बालिकाओं में राष्ट्रीयता का विकास करने की यह योजना 2013 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। फिर 2022 में मई में इसे पुनः प्रारंभ किया गया। क्लियर है? इसके तहत उद्देश्य क्या है कि बेटे बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भ्रमण कराना तथा उनमें राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देना या उनमें राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना। तो मां तुझे प्रणाम योजना इस योजना का नाम है। 178 लाडली लक्ष्मी बालिकाओं को यहां पे भेजा गया था पंजाब में बागा तथा हुसैनी वाला बॉर्डर पर, कि वो बॉर्डर की गतिविधियों को देखें, समझें कि हमारी सेना कैसे काम करती है, कैसे आदान प्रदान होता है चीजों का, और उनमें एक राष्ट्रीयता का विकास हो। तो ये मध्य प्रदेश सरकार की आकांक्षी योजना है जो 2013 के बाद मई 2022 में पुनः प्रारंभ की गई है। और इसका उद्देश्य भी आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा। और किस राज्य से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला टॉपिक है हमारा देव साहब पिल्लई संत की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय, है ना। तो संबंध है इनका केरल से, भारत से। 1745 में धर्म परिवर्तन कर हिंदू से ईसाई बन गए थे तथा अपना नाम लेजा रूस इन्होंने रख लिया था। 15 मई 2022 को वेटिकन सिटी, जो कि ईसाइयों का प्रमुख जो है धार्मिक स्थल है, हम सभी लोग जानते हैं, पोप का स्थान है, स्थित पवित्र चर्च में सेंट पीटर्स बेसिलिका में पोप फ्रांसिस द्वारा उन्हें संत घोषित किया गया। संत की उपाधि पाने वाले वो प्रथम भारतीय हैं और एक गौरव की बात है सभी के लिए। तो इनका नाम क्या है? देव साहब पिल्लई है, और जो है ये संत की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय, और इनका संबंध किस राज्य से है? केरल से है। आइए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हम अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में अब आते हैं। विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन फुटब्रिज ये चेक गणराज्य में है, ठीक है ना। ये चेक गणराज्य में है और ये 721 मीटर लंबा है, इसी कारण इसका नाम क्या है बताइए? इसका नाम है स्काई ब्रिज 721, है ना।
ये आप देख रहे हैं, ये जो है सस्पेंशन ब्रिज है। तो ये चेक गणराज्य में निर्मित विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज है। इस ब्रिज का नाम स्काई ब्रिज 721 है। 721 मीटर लंबा है। समुद्र तल से 3610 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। इसकी चौड़ाई 1.2 मीटर है। तो याद रखिएगा, चेक गणराज्य में है। बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, ठीक है। जारीकर्ता संस्था रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा कुल 180 देश शामिल हैं। शीर्ष देश क्रमशः नॉर्वे, डेनमार्क एवं स्वीडन है। भारत का स्थान 150वां है। 8 पायदान नीचे है पिछली बार से, और निम्नतम देश उत्तर कोरिया है। उत्तर कोरिया और अफगानिस्तान की स्थिति इस समय बहुत खराब है कई मामलों में। तो इतने जितने भी ऐसे सूचकांक हैं जो पारस्परिक डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन चीजों में अफगानिस्तान और उत्तर कोरिया आपको काफी नीचे मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 150वां है। टॉप नॉर्वे और उत्तर कोरिया, ये 3 जरूर याद रखना है आपको। आइए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा दूसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन। नार्डिक देशों की संख्या 5 है। तो एक तरफ भारत है और एक तरफ 5 नार्डिक देश हैं। तो ये 5 नार्डिक देश कौन कौन से हैं? डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। तो नार्डिक देशों की संख्या कितनी है? 5। तो भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन दूसरा कहां पर आयोजित हुआ? कोपेनहेगन। ये डेनमार्क की राजधानी है। तो डेनमार्क देश है, कोपेनहेगन में आयोजित हुआ। 4 मई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन में स्टॉकहोम में आयोजित पहले भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन के बाद से भारत नार्डिक संबंधों की प्रगति की समीक्षा की गई। यहां पर बेसिकली 2 मुख्य बातें थी कि प्रधानमंत्री ने आमंत्रित किया नार्डिक देशों को किस चीज के लिए, कि एक तो वो हमारे जो सागरमाला प्रोजेक्ट है उस सागरमाला प्रोजेक्ट में निवेश करें, और दूसरा हमारी ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा दें। अब इन दोनों के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि बेसिकली ये दोनों है क्या। सागरमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। मंत्रिपरिषद की अनुमति के बाद 2015 में ये सागरमाला प्रोजेक्ट है, सागरमाला योजना को जारी किया गया। बेसिकली हमारी जो तट रेखा है, और हम लगभग 7516 किलोमीटर की जो हमारी तट रेखा है, 7516 किलोमीटर की, और लगभग 14,500 जो किलोमीटर का हमारा नौगम्य जलमार्ग है। याद रखिएगा, नौगम्य जलमार्ग। इसकी पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए आर्थिक विकास में सहायता देना, ये सागरमाला प्रोजेक्ट है। और दूसरा ब्लू इकोनॉमी, महासागरों के संसाधनों का संपूर्ण प्रयोग करते हुए आर्थिक विकास में सहायता देना। इन दोनों में ही निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है नार्डिक देशों को। यही इसका मुख्य कंक्लूजन था दूसरे शिखर सम्मेलन का। तो ब्लू इकोनॉमी और सागरमाला प्रोजेक्ट दोनों ही महासागरों से जुड़ा हुआ है, महासागरों के क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ है, और एक उभरता हुआ क्षेत्र है आर्थिक विकास के लिए। तो यहाँ पे जितना ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट हो सके, जितना ज्यादा निवेश हो सके, और इससे जितनी भी आर्थिक मजदूरी मिल सके, रोजगार उत्पन्न हो सके, इसी दिशा में पूरा फोकस था। तो सागरमाला 2014 का है, 2015 से लागू हुआ था। और ब्लू इकोनॉमी के बारे में भी मैंने आपको बताया कि महासागरों के जितने भी संसाधन हैं उनका आर्थिक विकास में जितना बेहतर प्रयोग किया जा सके, ये उससे संबंधित है। तो स्थान का याद रखिएगा, कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ, इंपॉर्टेंट है। और नार्डिक देशों की संख्या इस समय कितनी है? 5 है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस पेज पे वही लिखा है जो मैंने आपको समझाया, सागरमाला प्रोजेक्ट, ब्लू इकोनॉमी। तो यही चीजें यहाँ पे आपकी लिखी हुई हैं। चलो, यहाँ पे लिखा, अब आर्थिक परिदृश्य में आ जाते हैं। पहला, खादी उत्कृष्टता केंद्र। अगर खादी को हमको जन जन तक पहुंचाना है तो ना केवल कपड़ों में बल्कि घरेलू जो जरूरतें हैं, घरेलू जरूरतों के सामान में भी खादी के वस्त्रों का उपयोग होना चाहिए। जैसे बेडशीट हो गया, हैंडलूम्स हो गए, पर्दे हो गए, और जो है टॉवेल्स हो गई। मतलब घर की प्रत्येक जरूरत जो हम वस्त्रों से पूरी करते हैं, किसी भी कपड़े से पूरी करते हैं, क्या वो हम खादी से पूर्ण कर सकते हैं? इसी दिशा में पहला प्रयास है कि पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में। उद्देश्य खादी को बाजार की मुख्य धारा में शामिल करना तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उद्योग के रूप में स्थापित करना। तो अभी खादी हम लोग शौक में पहनते हैं कि हम खादी पहनते हैं। आप देखेंगे शहर में आपको एक आध खादी केंद्र मिल जाएगा, लेकिन अगर इस मार्केट का, खादी बहुत पोटेंशियल है, खादी के अंदर खादी बहुत रिलैक्स करता है।
लेकिन खादी थोड़ा सा महंगा है। अगर इस मार्केट के अंदर हमें उसको वास्तव में बाजार की मुख्य धारा में शामिल करना है तो हमें उसकी ग्लोबल मार्केटिंग करनी होगी। तो उसी ग्लोबल मार्केटिंग का एक प्रयास है राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी, है ना। तो फैशन में भी खादी को ले आइए और घर की जरूरतों में भी खादी को ले आइए। आगे मैंने लिखा भी है, जैसे है ना, यहाँ पे आप देख लीजिए। खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्देश्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों व प्रक्रियाओं के अनुसार सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों, सहायक सामग्रियों को बाजार के अनुसार व्यापार के लिए तैयार करना और घरेलू जो है जरूरतों में भी हम इन समस्त वस्त्रों का उपयोग कर सके, या खादी के वस्त्रों का उपयोग हम समस्त घरेलू जरूरतों में कर सके। निश्चित रूप से जब इतना इसका खपत बढ़ जाएगा तो अपने आप इसका प्रसार शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके लिए लंबे कदम उठाने की जरूरत है। अभी लंबा रास्ता तय करने की जरूरत है, जिसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अगला टॉपिक है हमारा सिगेला। बेसिकली एक बैक्टीरिया है। अभी आपने केरल के कासरगोड में सुना होगा कि खाद्य विषाक्तता के कारण जो है एक बहुत विकराल घटना हुई, और वो किस बैक्टीरिया से हुई थी? वो सिगेला से हुई थी, है ना। तो सिगेला बैक्टीरिया बेसिकली अभी चर्चा में रहा, क्योंकि केरल में के कासरगोड में खाद्य विषाक्तता की घटना हुई थी, जिससे काफी लोग इसमें नुकसान हुआ। तो ये बेसिकली एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है सिगेला, और सिगेला के कारण हुई थी। इतना ही आपको याद रखना है, केरल में प्रभावी रहा। ठीक है, चलिए अगला आपका है जो यहां पर एम्परर पेंगुइन के विलुप्त होने का खतरा। अर्जेंटीना अंटार्कटिक संस्थान के विशेषज्ञों के अनुसार अंटार्कटिका के बर्फीले टुंड्रा और ठंडे समुद्रों में पाए जाने वाले एम्परर पेंगुइन जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप अगले कुछ वर्षों में विलुप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा पेंगुइन इसको माना जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पेंगुइन है और अंटार्कटिका के लिए स्थानिक केवल 2 पेंगुइन प्रजातियों में से एक है। तो भैया ये कहां से जुड़ा हुआ है, एक तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके विलुप्त होने की कगार पर है, दुनिया का सबसे बड़ा पेंगुइन है ना। वैसे भी पेंगुइन विलुप्त होने की कगार पर है, तो अगर ये नाम कभी भी आ जाए आपका एम्परर पेंगुइन, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पेंगुइन है। और अर्जेंटीना अंटार्कटिक संस्थान के विशेषज्ञों के अनुसार बर्फीले टुंड्रा और ठंडे समुद्री प्रदेशों में पाए जाते हैं, और ये जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अगले कुछ वर्षों में विलुप्त होने की कगार पर है। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। प्रमुख दिवस। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा, लेबर डे, है ना। तो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रत्येक 1 मई को मनाया जाता है। 1923 भारत में पहला श्रमिक दिवस 1923 में मद्रास चेन्नई में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा मनाया गया था। मई के प्रमुख वो देख लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। 2022 का विषय था जर्नलिज्म अंडर साइज। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। तो भारत में नवाचारों, प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता की उपलब्धियों और 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 11 मई को मनाया जाता है। ये जरूर याद रखिएगा कि क्यों मनाया जाता है ना। तो 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन ये यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, जो पेट के सदस्य हैं, पीईटी की जिनको परीक्षा देनी है, वो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे, क्योंकि वहां पे केवल दिवस नहीं आते, वहां पे ये भी आता है कि इसकी शुरुआत कब से हुई। वहां पे केवल पुरस्कार नहीं आते, वर्तमान पुरस्कार जो मिला वो तो ठीक है, लेकिन आपसे ये भी पूछा जाता है कि इन पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई। तो आपको यहाँ पे भी देखना है। 2022 का विषय था प्रगति, प्रौद्योगिकी, नवाचारों के माध्यम से विकास की राह को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 मई को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 2 बार मनाया जाता है। मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है, और एक बार एक क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। तो मई और अक्टूबर माह का दूसरा शनिवार जब भी पड़ेगा तो ये मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित वैश्विक विश्व प्रवासी पक्षी दिवस अभियान के 2022 के संस्करण का आधिकारिक नारा डिम द लाइट्स फॉर बर्ड्स एट नाइट है। 2022 का विषय है प्रकाश प्रदूषण। तो प्रकाश प्रदूषण 2022 का विषय है। मई माह में मुझे बहुत करंट अफेयर्स ज्यादा समझ में नहीं आया, और इतना ही करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए मई माह में पर्याप्त होगा। बाकी मैंने रटलो में भी कई चीजें पूरी कराई हैं, और आगे रिवीजन में भी कई चीजें पूरी कराऊंगा। एक कंटेंट के रूप में आप इस करंट को भी जल्दी से देख लीजिएगा,
यह करंट भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। निश्चित रूप से मई माह में अगर कुछ पूछा जाएगा तो वो इस कंटेंट में से आपको आ जाएगा। जल्दी जून के एपिसोड के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, नमस्कार। आज मेरी तरफ से इतना।